Hello बच्चों, let's read this question. This question says the electron in a hydrogen atom jumps back from an excited state to ground state by emitting a photon of wavelength lambda naught, which is equal to 16 divided by 15 r, where r is Rydberg constant. In place of emitting one radiation, the electron could come back to ground state by तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का जो कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, और उस जंप करने से क्या हुआ, एक फोटोन जो है इमिट हुआ जिसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा नॉट, जो कि बराबर है 16 डिवाइडेड बाय 15 आर। यहाँ पे आर जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो अगर वो डायरेक्ट जो है ग्राउंड स्टेट में नहीं आता तो और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, और उन जो अगर वो डायरेक्ट नहीं आएगा तो अलग अलग जो स्टेप लेके आएगा उनके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उनके बीच में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिडबर्ग फॉर्मूला। तो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन से स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन जो है। तो पहले हम उसको फाइंड करने के लिए हम रिडबर्ग फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि कहता है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर प्लस माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो इसमें हमें लैम्डा हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में, जो कि है लैम्डा नॉट इज विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 15 आर, और जो यहाँ पे r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, और जो n1 है वो हमको दिया गया है 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है, और उसके बाद n2 जो है हमको नहीं पता है, यही हमको फाइंड करना है कि कौन से स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है। तो अगर हम सारी वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 पे तो हमें मिलेगा 1/λ की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाई 15 आर, विच इज इक्वल टू r टाइम्स 1/n1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 15r डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 15 बाय 16। तो विच इज 1 माइनस 15 बाय 16 इज इक्वल टू एक्चुअली 1/16। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, तो हमें ऊपर क्या मिल गया था 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, which implies that n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हम क्या कह सकते हैं, n2 जो है हमारा क्या है 4, क्योंकि n2 स्क्वायर 16 है, तो n2 जो है हमारा है 4। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 4 स्टेट से ट्रांजिशन जो है हमारा कर रहा था। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। तो n इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन कर रहा था डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में, और एक फोटोन जो है इमिट हुआ है। तो अगर हम इस एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, तो सपोज ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, उसके बाद ये है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर ये है हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये है हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, ये है n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, ये है n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, ये है n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग। और जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है हर एक लेवल की, वो डिफाइन होती है En इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फॉर n इक्वल टू 1 E1 विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये सारी यूनिट, और E2 इज इक्वल टू E2 is -13.6 divided by 4 which is equal to
-3.2 electron volts. These all are in electron volts. Then E3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जो E4 है वो है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n=4 से n=1 ग्राउंड स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है। तो इस ट्रांजिशन में इसने एक फोटोन निकाला जिसकी की वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। ठीक है, तो अगर हम देखें कि वो और कौन कौन से अल्टरनेटिव जो है स्टेप लेके इमिट मतलब ग्राउंड स्टेट में आ सकता था, तो वो कौन कैसे आ सकता था अल्टरनेटिवली, कि वो n=4 से पहले n=3 में आता, फिर n=3 से ये हमारा पहला प्रोसीजर है, उसके बाद n=2 से वो n=1 में आता। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि वो डायरेक्ट n=4 से पहले n=2 में आता और फिर n=2 से n=1 में आता। ये हमारा हो गया सेकेंड सिनेरियो। इसमें इसने पहले सिनेरियो में इसने 3 जो है स्टेप लिए हैं, दूसरे वाले में केवल 2 स्टेप लिए हैं। लेकिन जो तीनों स्टेप हैं, जो ये तो हमारा ओरिजिनल है कि जिसमें हमारे पास n=4 से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आया है, उसमें जो एनर्जी इस फोटोन की होगी वो इक्वल होगी सब में जो है, जो टोटल जो फोटोन निकलेंगे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फोटोन निकलेगा, इसमें भी कुछ फोटोन निकलेगा, सपोज λ1 फ्रीक्वेंसी का, इसमें जो है वो λ2 फ्रीक्वेंसी का। सिमिलरली अगर इस वाले हम सिनेरियो को देखें तो इसमें भी हम समझ लो मानते हैं कि ये λ1 है, ये λ2 है और ये λ3 है। तो इन केस में पहले हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 को। तो केस नंबर 1 में क्या है कि जो एनर्जी होनी चाहिए फोटॉन्स की, वो उनका जो सम है वो जो ये फोटोन n=4 से n=1 में निकला है उसकी एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या हमें पता चलेगा, hc/λ1 प्लस hc/λ2 प्लस hc/λ3 इज इक्वल टू, ये जो है पहला जो सिनेरियो है उसमें जो एनर्जी निकली है फोटोन की वो किसके बराबर होनी चाहिए, एनर्जी गैप्स बिटवीन दी 2 लेवल्स। तो पहले वाले की जो एनर्जी है ये है λ1 के करस्पॉन्डिंग, λ2 के करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी होनी चाहिए जो 3 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसे λ3 के करस्पॉन्डिंग जो 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन जो टोटल सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी गैप बिटवीन दी n=4 से n=1 के बराबर। और जो हमारा ओरिजिनल है उसमें भी यही है, तो ये हो जाएगा hc/λ0, क्योंकि ये गैप 4 से 1 तक का और इनका सम 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1 वो जो है इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया, 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ0। तो इसमें क्या है कि 3 फोटोन निकले हैं पहले वाले केस में, कि पहले वाले में 3 फोटोन निकले हैं और तीनों फोटोन का जो 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 है वो इक्वल होगा 1/λ0 के। अब हम देखते हैं दूसरे केस में जहां पे कि केवल 2 स्टेप में जो है ये ट्रांजिशन हुआ है। पहले में n=4 से 2 में गया और फिर n=1 में गया। तो जब n=4 में गया तब जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी है hc/λ1, फिर उसके बाद जो निकला है n=2 से 1 ट्रांजिशन में उसकी एनर्जी है hc/λ2, और ये इक्वल होगा जितना की एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन when the electron is transitioning from n=4 to n=1। तो उसमें उसकी एनर्जी कितनी होगी, hc/λ0। तो इससे हमें को क्या, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ0। तो इस केस में क्या है, हमारे 2 फोटोन निकले थे जिनकी की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ थी λ1 और λ2।
तो हमें उसका रिलेशन पता चल गया लैम्डा नॉट के साथ। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम जो है लैम्डा नॉट की वैल्यू रखें तो हमें जो है एक्सप्रेशन मिलेगा पहले केस में। तो पहले हम लैम्डा नॉट की वैल्यू रख लेते हैं 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है वो है 16 डिवाइडेड बाई 15r, तो ये हो जाएगी 1/λr जो हो जाएगा वो होगा 15r डिवाइडेड बाई 16। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 3b। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में लैम्डा नॉट की वैल्यू रखें तो हमें मिलेगा 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ नॉट की वैल्यू क्या हो गई 15r डिवाइडेड बाई 16। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4b। इक्वेशन नंबर 4b। तो इक्वेशन नंबर 3a और 4b से को अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो हमारे ऑप्शन में क्या है कि emitting 3 photons of wavelength λ1, λ2 and λ3 such that λ1 1/λ1 plus 1/λ2 plus 1/λ3 is equal to 15r/16। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है अगर हम अपने इक्वेशन नंबर 3b को देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को emitting 2 photons of wavelength λ1 and λ2 such that 1/λ1 plus λ2 1/λ2 is equal to 15/16r। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है अगर हम इक्वेशन नंबर 4b को देखें तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, emitting 2 photons of wavelength λ1 and λ2 such that λ1 plus λ2 is 16/15r। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें emitting a radiation 3 photons of wavelength λ1, λ2, λ3 such that λ1 plus λ2 plus λ3 is equal to 16 divided by 15r। तो ये भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेंगे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, emitting 3 photons of wavelength λ1, λ2 and λ3 such that 1/λ1 plus 1/λ2 plus 1/λ3 is equal to 15r/16। Similarly, option B is also correct, which says emitting 2 photons of wavelength λ1 and λ2 such that 1/λ1 plus 1/λ2 is equal to 15r/16। I hope you understand this question very well. Best of luck.